हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि जैक बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट बॉटनी का जूलॉजी का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं चैनल पे जाके ऑलरेडी। और इसके बाद हम लोग बॉटनी के सारे एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट है, जो पीवाईक्यू से लिए गए हैं, वो हम लोग देखेंगे अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज व्हाट। तो आप लोग को पता होगा जीन्स क्या होता है, और जीन्स के अलावा एक और आप साथ में टर्म पढ़ते हैं क्या, एलील्स। तो जीन्स क्या होता है, इट इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। उसके अलावा जीन्स का एक और मॉलिक्यूलर बेसिक जो मॉलिक्यूलर बेसिस जो है, उसके बेसिस पे क्या डेफिनेशन बनता है जीन का, कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए which codes for a trait। और ये ट्रेट क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है ट्रेट, चाहे स्टेम, जैसे मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, प्लांट का हाइट, सीड का कलर, सीड का शेप एक्सेट्रा। और एलील क्या होता है, एलील कुछ नहीं है, एलील जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म है, जो जीन के इस सीक्वेंस को अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो एक दूसरा फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म बन जाता है। तो ये क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए जो प्लांट हाइट का कैरेक्टर हम लोगों ने लिया था, जो मेंडल ने स्टडी किया था, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी, ये होमोजाइगस टॉल था, स्मॉल टी, ये होमोजाइगस ड्वार्फ था। और एक हम लोग हाइब्रिड देखते थे जो कैपिटल टी स्मॉल टी था, जो कि एक कैपिटल टी एलील लिया हुआ है और एक स्मॉल टी एलील लिया हुआ है। तो जीन जो है वो प्लांट हाइट के लिए ये टी ही है, लेकिन हम लोग डिनोट कर रहे हैं इसको दो तरीके से, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो जो टॉलनेस के लिए हुआ वो टी हुआ, और ये जो डॉर्फनेस के लिए हुआ वो स्मॉल टी हुआ। तो एक जीन, एक जो ट्रेट है प्लांट हाइट, उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो टी है, उसको हम लोग दो तरह से डिनोट कर रहे हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये प्लांट हाइट का एक जीन, और उसका अल्टरनेट फॉर्म क्या हुआ, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों एक जीन के अल्टरनेट फॉर्म्स हुए, तो ये दोनों एलील्स कहलाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर वैसे ये एलील्स होगा। To determine the genotype of a tall plant at F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant. This is called a, this is the question which is most repeated. This is based on test cross. ऐसे इसका आंसर जनरली टेस्ट क्रॉस ही होगा, लेकिन टेस्ट क्रॉस होता क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस जनरली एमसीक्यू में पूछा जाता है, उसके अलावा ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। क्या किया जाएगा, आपको टेस्ट क्रॉस जनरली तब परफॉर्म किया जाता है जब कोई प्लांट, अगर किसी का फिनोटाइप पता है हमें, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है जिसका फिनोटाइप हमें पता है कि ये टॉल है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें पता है कि टॉल प्लांट का जीनोटाइप दो तरह से हो सकता है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो ये इसका कैरेक्टर दिखेगा नहीं, तो ये टॉल प्लांट दिखेगा। और उसके अलावा जो दूसरा कैरेक्टर होता है ड्वार्फनेस वाला, स्मॉल टी, ये जो कैरेक्टर, ये जो है रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ये हमेशा होमोजाइगस सिचुएशन में ही शो करेगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरली अगर मान लीजिए कोई टॉल प्लांट आपको दे दिया गया, आपको उसका जीनोटाइप पता करना है, ये है, तो इसको हम लोग क्रॉस कराते हैं किससे, रिसेसिव पेरेंट से। तो रिसेसिव पेरेंट कौन है, स्मॉल टी जिसके पास जीनोटाइप होगा। तो हम लोगों के क्रॉस कराने के बाद क्या रिजल्ट आएंगे, अगर हम कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे, तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। या पनेट स्क्वायर बना करके आप देखेंगे, जैसे कन्वेंशनल तरीके से बनाया जाता है, तो ये आएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको सारे प्लांट्स टॉल मिलेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा उसमें सारे प्लांट्स टॉल मिलेंगे। और जो दूसरा रिजल्ट होगा, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस कराने के बाद आएगा, उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें आपको दो कैरेक्टर दिखेंगे, आधे में टॉल और आधे में ड्वार्फनेस। मतलब ये कि दोनों फिनोटाइप आपको 1:1 के रेशियो में मिलेंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा क्या, कि ये जीनोटाइप ये है या ये है। तो कभी भी किसी पर्टिकुलर प्लांट या पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जब हमें जीनोटाइप पता करना होता है, तो जो फिनोटाइप दिया गया है उसको उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा करके हम लोग जीनोटाइप पता कर सकते हैं, या तो ये हेटेरोजाइगस है या तो होमोजाइगस है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। एक सेल्फ क्रॉस होता है, जो कि सेल्फिंग कराया जाता है, जब मान लीजिए कोई प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया गया, तो अपने आप से सेम जब जीनोटाइप रहेगा तब सेल्फ क्रॉस कराएंगे। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट होता है क्या, टेस्ट क्रॉस के अलावा एक होता है बैक क्रॉस।
और इसके अलावा एक और होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। ये जनरली एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है, एनसीईआरटी में ये बैक क्रॉस मेंशन्ड है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे हम लोग। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए इन ह्यूमन इज। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स क्या पूछा गया हैप्लॉइड सेट में। जनरली इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए डिप्लॉइड सेट में क्या होगा। तो एनसीईआरटी में ये क्लियरली एक लाइन में मेंशन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में कि बेस पेयर्स जो हैप्लॉइड सेट में डीएनए के होते हैं ह्यूमंस में, वो कितने होते हैं 3.3 इंटू 10⁻⁹। आंसर यही होगा। लेकिन अगर डिप्लॉइड पूछ दिया गया तो आपको फिर ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर उसमें क्या होता है, हाफ होता है। अब हम लोग n को हैप्लॉइड से डिनोट करते हैं और 2n को डिप्लॉइड से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का? हैप्लॉइड का मतलब होता है जब क्रोमोसोम नंबर 23 है किसी सेल में, और जब क्रोमोसोम नंबर 46 है नॉर्मल ह्यूमन सेल में, तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। मतलब ये हैप्लॉइड मतलब टोटल जो क्रोमोसोम नंबर है उसका आधा, और डिप्लॉइड मतलब जो टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आता है जो मैटरनल पैटर्नल दोनों मिक्स होने के बाद मिलता है, वो 46 मिलता है हमें। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁹। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस पे भी क्वेश्चन जनरली बनते हैं। हालांकि ये एनसीईआरटी मेंशन्ड है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्निक था वो एलेक्स जेफरीज के द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये एलेक्स जेफरी इज वन ऑफ द मोस्ट आज साइंटिस्ट में से एक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो एलेक्स जेफरीज नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। उसके अलावा ये दोनों साइंटिस्ट भी इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों साइंटिस्ट जो ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किस संदर्भ में इंपॉर्टेंट है आप ध्यान से सुनिए। फ्रांसिस जैकोब और जैक मोनोर ने, ये दोनों ने मिलकर एक लैक ओपेरोन नाम का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एक जीन का रेगुलेशन सिस्टम है, जीन रेगुलेशन में, जो कि इन्होंने डेवलप किया था। फ्रांसिस जैकोब एंड जैक मोनोर ने, इन्होंने लैक ओपेरोन भी डेवलप किया था जो जीन रेगुलेशन को एक्सप्लेन करता है लैक्टोज के बदौलत एक ओपेरोन सिस्टम है जो कि बैक्टीरिया पे बेस्ड है। तो इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन दैट इज पार इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो सन से रेडिएशन निकल रहा है, सन से जो टोटल लाइट निकल रहा है, तो वो जब किसी प्लांट के पास जाएगा तो जो टोटल सनलाइट है, मान लीजिए टोटल सनलाइट 100% है, तो उसमें से कितना परसेंट जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होगा इस प्लांट के लिए। मतलब ये कि इसमें से कितना परसेंट लाइट ये प्लांट खुद यूज कर सकता है उस लाइट को, मतलब उस रेडिएशंस को अपने काम के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ये एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है कि लेस देन 50% इज द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद एनसीईआरटी में उसी लाइन के बाद एक और लाइन एडेड है। क्या एडेड है कि प्लांट जो है वो 2 to 10% ऑफ दिस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये जो पार सनलाइट का 50% है उसमें से 2 to 10% प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके आगे। एट विच पोजिशन इन आरएनए इन एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू एन एडिशनल OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन द राइबोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान से सुनिएगा। क्या पूछा गया इसमें? आरएनए के बारे में पूछा गया है, तो आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए आपको। उसके बाद पूछा गया है कि एडिशनल OH ग्रुप कहाँ होता है प्रेजेंट? राइबोस में। राइबोस शुगर आपको पता है आरएनए का मतलब क्या होता है, और इसी के साथ साथ डीएनए का स्ट्रक्चर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे साथ में हम लोग। आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? इसमें एक राइबोस शुगर होता है और डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस। तो आपको ये पता होगा कि राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि राइबोस जो शुगर है, ये 5 कार्बन शुगर होता है, तो इसके सेकेंड पोजीशन पे, इस पोजीशन पे क्या होता है? OH जनरली प्रेजेंट होता है राइबोस में, और थर्ड पोजीशन पे भी OH प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और कार्बन होता है और इसके साथ एक न्यूक्लियोटाइड बेस अटैच होता है जो कि एडेनाइन, थाइमिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन कोई भी हो सकता है पांचों में से, और इसके अलावा इस पे फॉस्फेट अटैच होता है इस साइड। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, राइबोस शुगर जो आरएनए में प्रेजेंट होता है उसमें दोनों पे OH प्रेजेंट होते हैं, कार्बन 2 पे भी और कार्बन 3 पे भी OH प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डीएनए में क्या होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो सेकंड पोजीशन है उसमें सिर्फ H होता है, OH नहीं होता है इसमें। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सेकंड पोजीशन पे
ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, इसलिए इसका नाम ही है 2-डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, 2-डीऑक्सीराइबोज। सेकेंड पॉइंट क्या है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जब न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो हम लोग एडिशनल OH ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइबोस के किस कार्बन प्रेजेंट होता है, तो आपको पोजीशन बताना है 5, 3, 2 या 4, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एक और साथ में पीछे से जब कार्बन जुड़ेगा, जब एक और न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ेगा इसमें, तो इसका कार्बन जो है इससे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जनरली कार्बन में जो OH ग्रुप प्रेजेंट होगा वो इससे रिएक्ट करके इससे बॉन्ड बनाएगा, ठीक। तो ये जो 2' OH है ये फ्री रह जाएगा। तो इसी 2' OH के बारे में पूछा गया है, तो जनरली आंसर इसका ये होगा 2' पोजीशन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जनरली कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि डीएनए का जो पोलैरिटी होता है वो कैसा होता है, तो वो हमेशा 3rd कार्बन और 5th कार्बन से रिलेटेड होता है। ये जो 5th कार्बन होता है यहाँ पे प्रेजेंट, ये 3rd कार्बन, ये 4th कार्बन, और ये जो कार्बन प्रेजेंट होता है टर्मिनल एंड पे 5th कार्बन। एक सेकेंड, तो ये 3rd कार्बन हो गया, ये 4th कार्बन हो गया, और ये 5th कार्बन हो गया। तो जनरली इस 5th कार्बन और इस 3rd कार्बन से रिलेटेड डीएनए का जो सीक्वेंसिंग होता है 5' to 3' बताया जाता है, ठीक है। तो ये पोजीशंस हो गए, जो 5', 3' पोजीशंस हम जब भी देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन या आरएनए, डीएनए से जब आरएनए बनाते हैं ट्रांसक्रिप्शन के समय, तब भी हम 5', 3' जो नोटेशंस होते हैं वो ध्यान में रखा जाता है। वो इसी पोजीशन के इस जो राइबोस शुगर के जो कार्बन 3 और कार्बन 5 से रिलेटेड है, उसी से हम लोग नोट करते हैं 5 और 3' नोटेशंस, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, कैसे होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राइबोसोम बाइंड्स, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम के थ्रू होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रोटीन सिंथेसिस करता कौन है, राइबोसोम। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ये भी पता है आपको। सॉरी, डीएनए से जब आरएनए बनता है तब ट्रांसक्रिप्शन होता है, और जब डीएनए से आरएनए और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये जो एक प्रोसेस होता है, इसको एक पूरा एक फिनोमेना से डिफाइन किया जाता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये सेंट्रल डोग्मा पे भी क्वेश्चन आता है जनरली। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और जब आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं तो इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये रेप्लिकेशन हो गया, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और ये ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। तो जनरली ये आरएनए जो होता है वो एचएनआरएनए होता है जनरली ह्यूमंस में। फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करके एमआरएनए बनाया जाता है, और प्रोसेसिंग पे भी सवाल आता है, इसमें स्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग भी करा जाता है। उसके बाद फिर एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए को कोड करके हम लोग प्रोटीन्स बनाते हैं, जिसको ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एमआरएनए से प्रोटीन्स बना रहे होते हैं तो एमआरएनए में जो कोडोन्स होते हैं, जो जब भी आरएनए बनेगा तो उसमें याद दिया, तो ये तो कोड्स ए, जी, यू और सी से ही फॉर्म होंगे, क्योंकि टी जो होता है वो एब्सेंट होता है। थाइमिन बेस जो होता है वो आरएनए में एब्सेंट होता है और डीएनए में ही सिर्फ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चारों में से कोई ना कोई कोड्स मिलेंगे आपको। तो सबसे पहला जो जेनेटिक कोड का फीचर्स होता है, जो सेल फीचर्स जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक है जो क्वेश्चन में पूछा गया, क्या कि स्टार्ट कहाँ से होता है इनिशिएशन के लिए, ठीक है। तो इनिशिएशन कोडोन ये AUG होता है, इनिशिएशन कोडोन, ठीक है, इनिशिएटर कोडोन होता है। और ये इसके साथ इसके अलावा ये मीथियोनाइन नाम के अमाइनो एसिड के लिए भी कोड करता है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मीथियोनाइन किसके थ्रू कोड किया जाता है, तो AUG जो कोडोन है वो मीथियोनाइन के लिए भी कोड करता है। उसके अलावा AUG जो होता है वो इनिशिएटर कोडोन भी होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनिशिएटर कोडोन जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, AUG होता है। आपने देखा कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, डीएनए से डीएनए जब बनता है इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से एमआरएनए जब बनता है इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद फिर आरएनए से या एमआरएनए से जब प्रोटीन्स का कोडिंग किया जाता है तो उसको बोलते हैं कि हम लोग ट्रांसलेशन। एक और प्रोसेस एनसीईआरटी में एक जगह मेंशन्ड है, जब आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जनरली ह्यूमन के बॉडीज में नहीं होते, ये जनरली वायरसेस के पास होते हैं। जो अभी हाल फिलहाल में जो कोरोना वायरस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कोरोना वायरस ये इसी तरह से काम करता है, कोरोना वायरस या HIV वायरस भी, ठीक है। तो ये दोनों एक फैमिली ऑफ वायरसेस से बिलोंग करते हैं, जिसको रेट्रो वायरस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोरोना भी जो है वो आरएनए के थ्रू इन्फेक्ट करता है और फिर आरएनए से डीएनए बनाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, RT शॉर्टकट।
उसके अलावा इस क्वेश्चन में बाकी जो 3 ऑप्शंस है, इससे भी एक इंटरेस्टिंग सवाल बनता है। सवाल ये है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट किया गया तो इनिशिएटर कोडोन की जरूरत पड़ा, ठीक है, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करना होता है तो उसके लिए स्टॉप कोडोन्स यूज होते हैं, ठीक है। और ये स्टॉप कोडोन्स कौन कौन से हैं? ये है UGA, UA और UAG। तो ये 3 कोडोन्स जो है स्टॉप कोडोन्स भी है, ठीक है। तो ये स्टॉप कोडोन्स कब काम आते हैं? जब प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट करना होता है, रोकना होता है। जब स्टार्ट करना होता है तो इनिशिएटर कोडोन AUG का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा AUG जो होता है वो 2 काम करता है, डुअल फंक्शन क्या क्या है इसका, एक इनिशिएटर कोडोन का और एक मेथियोनाइन अमीनो एसिड के लिए भी कोड करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who proposed the embryological support for evolution? Embryological support मतलब क्या? एम्ब्रायोज का जो डेवलपमेंट होता है उसके थ्रू एक हाइपोथेसिस दिया गया कि इवोल्यूशन में कैसे एम्ब्रायोज, अलग अलग जो एनिमल्स थे, अलग अलग जो ग्रुप्स के एनिमल्स थे, उससे पता चला कि कैसे जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनते हैं एम्ब्रायोज के थ्रू, ठीक है। एम्ब्रायोज के थ्रू जो इवोल्यूशनरी सपोर्ट, इवोल्यूशन के लिए जो सपोर्ट दिया गया था उसमें अर्नस्ट हैकेल का सीधा हाइपोथेसिस था जो कि एनसीईआरटी मेंशन है। बढ़ते आगे। The sequence of nucleotide in the template strand of a DNA is given this, and what will be the sequence of nucleotide in the mRNA या फिर मैसेंजर RNA, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ये टेम्पलेट स्टैंड भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, डीएनए का जो स्टैंड होता है, ये दो स्टैंड है डीएनए का, मान लीजिए ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है। तो जब हम लोगों को डीएनए से एमआरएनए बनाना होता है तो डीएनए के एक स्ट्रैंड को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, और वो कौन सा स्ट्रैंड होता है, वो 3 to 5 स्ट्रैंड होता है। तो जो ये स्ट्रैंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के अलावा दूसरा जो स्ट्रैंड होता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, कोडिंग स्ट्रैंड। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि डीएनए का इस्तेमाल, जो भी स्ट्रैंड डीएनए का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एमआरएनए बनाने के लिए, उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। बल्कि ये किसी के लिए कोड नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इसे कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस और ये जो एमआरएनए का सीक्वेंस होगा वो सेम होगा, जो भी एमआरएनए का सीक्वेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, आपको एक और बात पता है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या होता है? जब भी होता है वो डीएनए में क्या होता है, जब भी ए जो होता है वो हमेशा टी के साथ पेयर करता है और दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू पेयर करता है, और जी जो होता है वो हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू सी के साथ पेयर करता है। ये रूल जो है वो डीएनए के लिए है। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, कि क्योंकि आरएनए में थाइमिन एब्सेंट होता है, तो इसीलिए ए के साथ हमेशा यू पेयर करता है, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री रूल हो गया आरएनए के लिए, और दूसरा जी के साथ सी करता है, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग देख लेंगे इस टेम्पलेट स्टैंड के साथ में आने वाला कौन सा स्टैंड होगा। तो ये ए है तो ए के साथ में यू आएगा, पहला तो ही पता चल रहा है आंसर ये होगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात एक और ये कि इसका जो पोलैरिटी होगा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, इसका जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में दे दिया जाता कि द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए, अगर कोडिंग स्ट्रैंड दे दिया गया होता ये, तो ये जस्ट एज सेम टू सेम रिपीट हो जाता है यहाँ पे, भले पोलैरिटी यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, ठीक है, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड का पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। Which of the following fitness is also known as Darwinian fitness? तो डार्विन ने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, चाहे डार्विन फिंचेस हो और उसके अलावा और भी जो थ्योरीज दिए थे उन्होंने, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात करता था किस पे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे। कि मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म उस हैबिटेट में या फिर उस कंडीशंस में, गिवन कंडीशंस में जिस हैबिटेट में रह रहा है वो रिप्रोडक्टिवली फिट है, तो वो अपने आप का स्पेसिएशन कर सकता है, अपने आप को इवॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो दिया गया था डार्विन ने, जो दिया था डार्विन ने अपने डार्विनियन थ्योरी में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ठीक है, स्पेसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। ध्यान से सुनिए, ये जो अर्थ है हमारा, ये पोल्स है और ये इक्वेटर है। जानते हैं आप अर्थ के बारे में, ये पोल्स हो गए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये इक्वेटर है, ठीक है। क्या बोला गया है, स्पेसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। हम लोग जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करेंगे, चाहे इस पोल की तरफ चाहे इस पोल की तरफ, तो स्पेसीज का डाइवर्सिटी डिक्रीज होता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, नॉट ट्रू, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्पेसिस डायवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम पोस्ट। ऑब्वियसली ये इसका जस्ट अपोजिट हो गया तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पेसिस देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। एक और इंपॉर्टेंट बात ये, ट्रॉपिक्स इसको बोलते हैं जहाँ पे मोर और लेस कंडीशंस जो होते हैं, टेम्परेचर जो होते हैं एनवायरमेंट का वो हमेशा सेम होता है। उसके अलावा स्पेसीज जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। पोलर एरियाज में एकदम आइसी एरिया, बहुत ज़्यादा ठंड। टेम्परेट एरिया जहाँ पे चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में, मतलब काफ़ी ठंड काफ़ी गर्म, दोनों तरह के वेरिएशंस मिलते हैं, बारिश भी होता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और जनरली इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में मेंशन फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ये स्टेटमेंट दिया गया है तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इक्वेटर से जब हम लोग पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो स्पेसीज का डाइवर्सिटी डिक्रीज होता है, ना कि हम लोग पोल से जब इक्वेटर मूव करेंगे तो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाय प्लांट्स। ये तो इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं, द अमाउंट ऑफ बायोमास जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है प्लांट के थ्रू, से क्या बोलते हैं? तो जो भी प्लांट्स होते हैं उन्होंने जो प्रोड्यूस किया उसको बोला जाता है क्या? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं कि क्या होता है ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जब सन का जो रेडिएशंस है उससे प्लांट ने अपना खाना बनाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्लांट ने प्रोड्यूस किया उससे जो डिफाइन होगा, वो कैसे डिफाइन होगा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अलावा जो प्लांट ने अपने मेटाबॉलिज्म में एनर्जी खर्च किया उसको हम लोग जब माइनस कर देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन बनता है जनरली कि ग्रॉस प्राइमरी, एक और टर्म होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिलेटेड है किससे? जब कोई एनिमल या कोई बर्ड या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म प्लांट पे फीड करता है, तो प्लांट पे फीड करने के बाद जो इस एनिमल के थ्रू जो प्रोडक्टिविटी होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं जल्दी। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनर्जी एंटर्स द इकोसिस्टम थ्रू विच ट्रॉफिक लेवल। ये भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी हमेशा एंटर कहाँ से करेगा? हमेशा प्रोड्यूसर से ही एंटर करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर ही है जो प्लांट्स है और वही प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि प्लांट्स ही एक और ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और यही प्रोड्यूसर भी कहलाता है। चाहे कोई भी ट्रॉफिक लेवल हो, सबसे पहला एनर्जी जो है वो प्लांट्स फिक्स करता है सनलाइट से, फिर उसके बाद इस प्रोड्यूसर के बाद फिर ऊपर धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाते हैं एक एक ट्रॉफिक लेवल ऊपर। जैसे प्रोड्यूसर के बाद फिर हर्बीवोर्स आता है जो कि प्लांट पे कंज्यूम करता है, फिर हर्बीवोर के बाद फिर कार्निवोर आता है जो कि दूसरे एनिमल्स पे कंज्यूम करता है, जो हर्बीवोर एनिमल्स है उस पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच फेज ऑफ द सेल डिवीजन द डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ये क्वेश्चन जनरली 11th के सेल साइकिल में आपको मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें मेंशन है क्या? मेंशन ये है कि सेल्स के जो फेजेस होते हैं अलग अलग, उसमें एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो सेल साइकिल होता है जो 11th में आप लोगों ने पढ़ा था, इसमें क्या फेज है? G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। तो M फेज में आपको पता है 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, ये चारों फेजेस जो होते हैं वो न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए होते हैं। फिर उसके अलावा सेल जो होता है वो प्रिपेयर करता है अपने पहले एस फेज में अपने डीएनए को डुप्लीकेट करता है ताकि डीएनए का बंटवारा हो सके दोनों बराबर सेल्स में। मान लीजिए किसी सेल के पास ये 2 क्रोमोसोम्स है, तो ये जब डिवाइड करने वाला होगा तो डिवाइड करने से पहले एस फेज में क्या करेगा? अपने क्रोमोसोम्स के कॉपीज को बनाएगा, मतलब अपने ये जो क्रोमेटिड्स है इसके कॉपी बनाएगा, और इस कॉपी को क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तभी तो ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड डिवाइड करके 2 सेल्स में जाएंगे, ऐसे ऐसे, मतलब सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद ये 2 सेल्स बनेंगे। ठीक है, जल्दी ये माइटोसिस में होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है, नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते आगे। डार्विन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डार्विन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? नेचुरली जो सेलेक्ट किए जाते हैं, जो भी एनिमल, जो भी प्लांट्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स नेचुरली सिलेक्ट किए जा रहे हैं। नेचुरली सिलेक्शन मतलब जो भी एनिमल्स एंड प्लांट्स है वो
रिप्रोडक्टिवली फिट होने के बाद नेचर के जो कंडीशंस है, जो हैबिटेट्स है, उसमें अपने आप को फिट कर पा रहे हैं, मतलब वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन का, ये डार्विन ने अपने थ्योरी में दिया था, ठीक है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है डार्विन का थ्योरी का। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, द फिनोटाइप रेशियो ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। सभी को पता है फिनोटाइप रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस 9331 होता है, लेकिन जीनोटाइप रेशियो क्या होता है? जीनोटाइप रेशियो अगर आपसे पूछ दिया गया तो आप जनरली सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि जीनोटाइप रेशियो काफी लंबा होता है। तो मैं बताता हूँ सिंपल तरीका जीनोटाइप रेशियो याद करेगा। जब आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उसमें फिनोटाइप क्या आता है? फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है? 3:1, ठीक है। जीनोटाइप क्या आता है? 1:2:1, ठीक है। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको जब फिनोटाइप रेशियो पूछा जाएगा तो 9331, ये काफी सिंपल है, याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब जीनोटाइप रेशियो आपको लिखना होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब आपको जीनोटाइप लिखना होगा तो आप सिंपली इस जीनोटाइप को लिखिए एक बार, 1 2 1, फिर 1 to 1 को डबल कीजिए, 2 4 2, फिर उसके बाद 1 to 1 को एक बार और रिपीट कर दीजिए, 1 2 1। ये हो गया जीनोटाइप रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो ये आप इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन डाई हाइब्रिड क्रॉस पे जनरली बनता है, वो मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस को याद रखने का, मतलब जीनोटाइप याद रखने का डाई हाइब्रिड क्रॉस का। एक और तरीका, अगर मान लीजिए डाई हाइब्रिड क्रॉस दे दिया गया आपको करने के लिए, जनरली क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी, ठीक है। अगर मान लीजिए डाई हाइब्रिड क्रॉस दे दिया गया आपसे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, क्रॉस कराया गया कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। इसका क्रॉस कर दिया गया और पूछ दिया गया आपसे, मान लीजिए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का बताओ फ्रैक्शन कितना होगा, मतलब क्या रेशियो है, जो टोटल 16 जीनोटाइप्स बनेंगे उसमें से इसका जीनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप तो बता दें कि इसका जो फिनोटाइप होगा वो डोमिनेंट होगा, इसका भी डोमिनेंट होगा, क्योंकि इसमें दोनों डोमिनेंट एलिस दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन अगर जीनोटाइप फ्रैक्शन पूछ दिया गया तो कैसे होगा, ये आप देखिए एक बार। मान लीजिए कोई भी रैंडम जो जीनोटाइप पूछना होता है जब एग्जामिनर को, तो वो क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में देता है। मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का पूछ दिया गया, तो उसका फ्रैक्शन जनरली क्या आएगा, 2/16 जनरली आता है, ठीक है। सॉरी 4/16 आएगा, ठीक। तो ये आप कैसे डिटरमाइन करेंगे तुरंत एक सेकंड में। आप पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस तो नहीं करेंगे ना बैठ के, पूरा 16 क्यू स्क्वायर्स बनाएंगे, फिर आप डिवाइड करेंगे, इसका जीनोटाइप बनाएंगे, इसको जीनोटाइप बनाएंगे, इसके लिमिट्स बना करके फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद पूरा प्रॉपर फिर आप एक फ्रैक्शन निकालेंगे। तो इसका तरीका मैं बताता हूँ आपको सिंपली। आप इसके जो जीनोटाइप्स है पॉसिबल 3 जीनोटाइप्स है, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, ये 3 ग्रुप हो गया। इसको फिर से रिपीट कर दीजिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दूसरा ग्रुप हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इनका ग्रुप बन गया। अब जो जीनोटाइप मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसको एक बार लाइन से लिख लीजिए, 1 2 1 2 4 2 और 1 2 1, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो दूसरा जीनोटाइप है इसको भी 3 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। तीन तरह के जो फॉर्म बनते हैं, 3 तरह के जो फॉर्मेशंस होते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, इसको तीनों ग्रुप को एक एक पार्ट दे दीजिए। मतलब ये कैपिटल बी पहले ग्रुप को दे दीजिए, कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरे ग्रुप को दे दीजिए और तीसरे ग्रुप को स्मॉल बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमसे क्या पूछा गया, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए कहाँ है, हर ग्रुप के सेकंड मेंबर को बोलते हैं हम लोग कैपिटल स्मॉल ए, मतलब जो हेटेरोजाइगस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो कैपिटल बी स्मॉल बी हम लोग दूसरा ग्रुप को दिए थे, तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी यहाँ पे आएगा, इसका क्या होगा 4/16, सीधा आंसर, ठीक है। आप पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं कर सकते बैठ के एग्जाम में। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, अब इसका बताइए क्या होगा फ्रैक्शन में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितना जीनोटाइप प्रेजेंट है इसका। तो कैपिटल ए स्मॉल ए आपको पता है कि हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कैपिटल ए स्मॉल ए है, उसके बाद फिर कैपिटल बी स्मॉल बी आपको पता है कि सेकंड ग्रुप मेंबर है, तो सेकंड ग्रुप के जो पहले मेंबर के साथ जो है साथ में है कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल ए, तो इसका क्या फ्रैक्शन हो जाएगा 2/16, डायरेक्ट आंसर। मतलब आप बैठ करके एग्जाम में पूरा क्रॉस करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम जाएगा, और एक एमसीक्यू कितना मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का होता है, बाकी आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन भी टाइम मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे तो बढ़ते हैं आगे, ये
आई होप समझ गए होंगे आप। बढ़ते हैं आगे। रेड डेटा बुक कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग। रेड डेटा बुक क्या होता है? एक ऐसा इंफॉर्मेशन एक ऐसा रिकॉर्ड है जो जिसमें एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड स्पीसीज को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब ये कि जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, मतलब एक्सटिंक्ट होने से पहले एंडेंजर्ड है, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनको एक रेड डेटा बुक नाम के रिकॉर्ड में कलेक्ट करके रखा जाता है, ताकि इन पे कंजर्वेशन का टेक्निक्स अलग अलग अप्लाई करके इनको बचाया जा सके एक्सटिंक्ट होने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The average amount of energy transfer from one trophic level to the next trophic level is। सिंपल क्वेश्चन है, 10% लॉ। ये 10% लॉ बताया गया था। क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हर ट्रॉफिक लेवल में 10%। ठीक है, इसमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करना है। Which genetic disease is caused by the trisomy of 21st chromosome? Important question। सबको पता है कि ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम इज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, डाउन सिंड्रोम के अलावा टर्नर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम और हीमोफीलिया। टर्नर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम के अलावा हीमोफीलिया, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि कोई फीमेल अगर उसके पास अगर 45 क्रोमोसोम्स प्लस, मतलब जो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से 44 क्रोमोसोम्स प्लस XO टाइप जेनेटिक मेकअप है, तो इसको बोलते हैं कि टर्नर सिंड्रोम। मतलब ये कि 44 ऑटोसोम्स उसके पास है और इसके अलावा एक X के अलावा दूसरा X क्रोमोसोम एब्सेंट है। मतलब ये कि इसमें एक क्रोमोसोम एब्सेंट है, मतलब टोटल क्रोमोसोम इसमें कितना है? 45। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया क्या? टर्नर सिंड्रोम का जेनेटिक मेकअप। सेकंड क्या होता है? लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? जनरली ये मेल्स में होता है, और मेल्स में क्या होता है? 44 के अलावा इसमें X और Y क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जेनेटिक मेकअप है। XXY क्रोमोसोम जो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का मेकअप, वो लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है। तो 44 ऑटोसोम्स हो गए, उसके अलावा 3 क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स इसमें। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल मेल में क्या होता है? XY होता है, उसके अलावा एक एडिशनल कॉपी ऑफ X है। तो मेल तो नॉर्मली है ये, लेकिन उसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी X का है, तो इसके वजह से कुछ कुछ फीमेल कैरेक्टर्स इस मेल में दिखेंगे। ठीक है, जैसे गायनोकोमेस्टिया हो गया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, एंड ऑफ कोर्स ये मेल स्टेराइल होगा और ये फीमेल भी स्टेराइल होगी। स्टेराइल मतलब दे कांट रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स एंड दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। थर्ड जो ऑप्शन है हीमोफीलिया, इस पे क्वेश्चन जनरली ये पूछा जाता है कि हीमोफीलिया किस तरह का डिसऑर्डर है। इस पे पेडिग्री एनालिसिस में क्वेश्चन पूछा जाता है और जीनोटाइप पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। और ये क्वेश्चन जनरली तब पूछा जाता है जब हीमोफीलिया का जीनोटाइप पूछा जाता है आपसे। जनरली हीमोफीलिया पे क्वेश्चन जीनोटाइप से रिलेटेड ही बनते हैं। ठीक है, ये डिजीज होता क्या है? हीमोफीलिया मतलब ब्लड से रिलेटेड, फीलिया मतलब लविंग। मतलब ये कि अगर हीमोफीलिया में जो जब भी ब्लड कोगुलेशन होता है, जब भी हम लोग को कट लगता है, मान लीजिए स्किन में कोई कट लगा या फिर कहीं भी कोई कट लगा बॉडी पार्ट में, तो हम लोग के बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है, इंटरनल मैकेनिज्म, ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस, जिससे ब्लड को लॉस होने से रोका जाता है। ठीक है, तो ब्लड लॉस के प्रोसेस को रोकने के लिए एक पूरा कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होते हैं जो कि अलग अलग प्रोटीन से मेडिएटेड होते हैं। तो अगर उन प्रोटीन्स में से कोई प्रोटीन मिसिंग हो जाए तो वो सारे रिएक्शंस रुक जाएंगे, वो सारे प्रोसेस रुक जाएंगे। और वो प्रोसेस रुकने के बाद क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। मान लीजिए कोई कट लगा, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है तो ब्लड लॉस होते जाएगा। तो ब्लड ज़्यादा लॉस होने के बाद ऑब्वियसली अलग अलग कंडीशंस होते हैं जो कि हीमोफीलिया डिसऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच नाइट्रोजनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल। ऑलरेडी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका है हमने कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो डीएनए और आरएनए में सबसे बेसिक डिफरेंस हमने बताया था ये कि जो राइबोस शुगर है वो सेकंड पोजीशन पे OH नहीं प्रेजेंट होता है इसमें, लेकिन इसमें सेकंड पोजीशन पे OH प्रेजेंट होता है एडिशनल। ठीक है, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सेकंड पोजीशन पे OH एब्सेंट होता है, मतलब ये कि इसमें सिर्फ H प्रेजेंट होता है, 2-डीऑक्सी। ठीक है, उसके अलावा जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इसमें डीएनए और आरएनए में डिफरेंस होता है। डीएनए में A, T, G, C ये 4 प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन आरएनए में A और T की जगह पे U होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है और यही क्वेश्चन का आंसर है क्या, कि कौन सा नाइट्रोजन पे डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। तो यूरासिल होगा जो कि सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है।
टी के जगह पे यूरासिल होता है। और एनसीईआरटी में इस थाइमिन का एक और नाम दिया गया है 5 मिथाइल यूरासिल, ठीक है। एनसीईआरटी में इस थाइमिन का एक और नाम दिया गया है 5 मिथाइल यूरासिल। तो मान लीजिए कभी कभी ऑप्शंस में ये भी दे सकता है, थाइमिन के नाम की जगह अगर 5 मिथाइल यूरासिल दे दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। कुछ नहीं है, बस यूरासिल में 5th पोजीशन पे फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स कैन नेवर बी इन्वर्टेड इन अ नेचुरल इकोसिस्टम। पता है आपको, आपको इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि एनर्जी जो होता है वो 10% धीरे धीरे ऊपर आता है, मतलब 10% फ्लो होता है। तो मान लीजिए किसी एक ट्रॉफिक लेवल में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रखा हुआ है इस ट्रॉफिक लेवल में जो एनिमल्स के जो ऑर्गेनिज्म उसके पास है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा, मान लीजिए वाई नंबर ऑफ एनिमल्स है या एनर्जी है, तो वो हमेशा कम होता जाएगा ना, 10%, इससे 10% इसमें जाएगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। तो इसका जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा अपराइट बनेगा, कभी भी इन्वर्टेड इस तरह का नहीं बन सकता है। एनर्जी का इस तरह का पिरामिड इन्वर्टेड कभी नहीं बन सकता है। तो पिरामिड जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है नेचुरल इकोसिस्टम में, वो पिरामिड ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, व्हाई डज द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा कि कौन सा पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। हमने देखा कि एनर्जी का पिरामिड जो होता है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट एट ईच स्टेप। यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पिछले क्वेश्चन में भी आपको अंडरस्टैंड करना था, ये कि कभी भी एनर्जी जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में फ्लो करता है तो इस फ्लो के दौरान कुछ एनर्जी लॉस होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स का हम लोग स्टडी करते हैं जनरली अलग अलग चीज़ों के लिए, नंबर के लिए, एनर्जी के लिए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पेसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल्स। सही बात है, ये लिमिटेशन है। पूछा गया क्या है, नॉट अ लिमिटेशन, मतलब जो लिमिटेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। इट डज नॉट अकोमोडेट द अ फूड वेब। ऑब्वियसली कोई भी फूड चेन होता है उसको एकोमोडेट करता है, लेकिन जो फूड वेव होता है, जो मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं फूड चेन्स के, उसको एकोमोडेट नहीं करता है। तो ये तो सही है, ये तो लिमिटेशन है। सेप्रोफाइट्स आर गिवन अ स्पेशल प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये गलत बात है। सेप्रोफाइट्स का जो पोजीशन है वो इकोलॉजिकल पिरामिड में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है इसका, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो ये होगा, क्योंकि नॉट लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, तो ये तो लिमिटेशन है। इट अज्यूम अ सिंपल फूड चेन समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एक्जिस्ट। ऑब्वियस सी बात है, कभी भी कोई भी इकोलॉजिकल सिस्टम में एक सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमेशा एक फूड वेब के फॉर्म में होता है। तो ये भी लिमिटेशन है, ये भी लिमिटेशन है, ये भी लिमिटेशन है। और क्योंकि सेप्रोफाइट्स को जगह नहीं दिया गया इकोलॉजिकल पिरामिड में, इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन होता। लेकिन इसमें क्या दिया गया कि सेप्रोफाइट्स आर गिवन अ स्पेशल प्लेस, जबकि ऐसा है नहीं, सेप्रोफाइट्स को प्लेस दिया ही नहीं गया। ये भी एक लिमिटेशन होता अगर दिया हुआ रहता है कि नॉट गिवन अ प्लेस, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। At present, the most important cause driving animals and plants to extinction. Important question, one of the most asked important question. ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के लिए नहीं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन चारों को बोला जाता है द एविल क्वार्टेट, द एविल क्वार्टेट, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं और इसको डिस्क्राइब करने के लिए भी बोला जाता है जनरली सब्जेक्टिवली। लेकिन एनसीईआरटी में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जो प्रेजेंट पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज जो एनिमल और प्लांट को एक्सटिंक्शन की तरफ ले जा रहा है वो कौन सा है, वो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है। क्या हो रहा है कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स जिस हैबिटेट में रह रहे हैं उनको हम तोड़ दे रहे हैं, या फिर तोड़ने के अलावा उनके फ्रेगमेंट्स कर दे रहे हैं, हैबिटेट लॉस। अगर मान लीजिए कोई एनिमल कहीं रह रहा है और अगर उसका हैबिटेट ही लॉस हो जाए, अगर उसको फ्रेगमेंट में तोड़ दिया जाए, तो ऑब्वियसली वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जो कि प्रेजेंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है, एनिमल और प्लांट्स को एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ते हुए ले जा रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ओके, दैट्स ऑल, these all are the important MCQs regarding your board exams, JAC board exams, and I hope you will understand the concepts and you will apply on the exams, and all the best for exams. Thank you.